अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट। आज हम नेक्स्ट अपना टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं जो कि लास्ट टॉपिक है रिपल टैंक। इस चैप्टर में हमने वेव्स को जो है ना डिस्कस किया है पिछले दो टॉपिक के अंदर। यानी कि हमने वेव इक्वेशन की, फिर वेव की डेफिनेशन पढ़ी, ब्लॉक उसके टाइप्स पढ़ी, मैकेनिकल वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, फिर मैकेनिकल वेव्स की टाइप्स हमने पढ़ी, लॉन्गिट्यूडिनल वेव, ट्रांसवर्स वेव्स, थ्रस्ट, रफ, उसके अंदर ये डेफिनेशन आती थी वेवलेंथ की। तो आज हम वेव को जो है ना डिस्कस करेंगे। एक एक्सपेरिमेंट है, एक डिवाइस है, इसे हम बोलते हैं रिपल टैंक। रिपल टैंक जो है एक ऐसा डिवाइस है जो प्रोड्यूस करता है वाटर वेव्स। एक ऐसा आला है, ये ऐसा डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करता है वेव्स, और इसके हम फिर वेव की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसे हम स्टडी करते हैं इस रिपल टैंक डिवाइस की मदद से। तो सबसे पहले तो ये हमें पता चलता है कि रिपल टैंक जो है वो हम क्या इससे प्रोड्यूस करते हैं। हम इससे प्रोड्यूस करते हैं वेव्स और स्टडी करते हैं, स्टडी देयर कैरेक्टरिस्टिक। तो ये मेन चीज आपको पता होना चाहिए कि रिपल टैंक का यूज क्या है। अगर आप इसके दो शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकते हैं, व्हाट इज द यूज ऑफ रिपल टैंक या व्हाट इज द रिपल टैंक। तो रिपल टैंक क्या है और इसका यूज क्या है। रिपल टैंक प्रोड्यूस वाटर वेव्स, ये वाटर वेव्स को प्रोड्यूस करता है, और हम स्टडी करते हैं इसकी कैरेक्टरिस्टिक को। तो आज हम फिर इसका नेक्स्ट जो है ऑपरेटर्स देखते हैं। अगर हम इसका ऑपरेटर्स देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर ग्लास है। ये अगर ऐसे देखें तो ये एक तकरीबन जमीन से 1/2 मीटर अबव है। तो ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, ग्लास बॉटम है, इसके ऊपर इसके ऊपर ना वाटर मौजूद है इस ट्रे के ऊपर। और ठीक फिर इसके यहाँ पर एक वाइब्रेटर लगा हुआ है, अमूमी तौर पर ये लकड़ी का होता है, और उसके ऊपर एक है, आप समझ लें कि ये मोटर लगी हुई है। और ठीक इसके ऊपर अगर हम देखेंगे तो एक यहाँ पे ना एक इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है। अच्छा जी, फिर दोबारा सुन लें। ये एक रेक्टेंगुलर ट्रे है, ग्लास बॉटम है, उसके ऊपर वाटर मौजूद है इसकी सतह के ऊपर। ये जमीन से तकरीबन 1/2 मीटर अबव है। इसके ऊपर एक लकड़ी का वुडन ब्लॉक का एक वाइब्रेटर है, उसके ऊपर एक ये, इसे हम वाइब्रेटर बोलते हैं। मैंने आपसी तरह डायग्राम बनाई है। ये इसके ऊपर लगी हुई है इलेक्ट्रिक मोटर। फिर इसी तरह ये जो है बल्ब। अच्छा जी, हम जैसे ही सप्लाई देंगे वाटर, ये जो मोटर को ऑन करेंगे, ये जो वाइब्रेटर है ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करना शुरू करेगा। और ये अगर ज़हन में रखें तो इस चीज को नोटिस कर लें कि ये जो वाइब्रेटर है, जो लकड़ी का है, ये पानी की सतह से टच होना चाहिए, संपर्क नहीं होना चाहिए, बल्कि टच होना चाहिए। जब वो टच होगा, जैसे ही इलेक्ट्रिक मोटर हम ऑन करेंगे तो ये वाइब्रेटर ऐसे वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जैसे ये वाइब्रेटर वाइब्रेट करना शुरू करेगा तो पानी की सतह के ऊपर वेव्स जनरेट होना शुरू हो जाएंगी, प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगी।
उन वेव्स को की क्रस्ट और ट्रफ को जो है हम देख सकते हैं इसकी रोशनी में इस बल्ब की रोशनी की मौजूदगी में। वो जो लाइंस है, वो जो क्रस्ट और ट्रफ है ना, वो हमें दिखाई देंगी डार्क एंड ब्राइट लाइंस। डार्क एंड ब्राइट लाइंस, चलिए मैं ना ऐसे कर देता हूँ इसको, ऐसे क्रस्ट और ट्रफ जो है ना, वो हमें एज अ डार्क और ये ब्राइट, ये इन लाइन से डार्क और ब्राइट लाइन की मदद से हमें उसकी क्रस्ट और ट्रफ का पता चलता है। तो ये तो था इसका ऑपरेटर्स, और हम कैसे जनरेट करते हैं वेव्स उस रिपल टैंक के ऊपर। दोबारा सुन रहे हैं इसके लिए जरा कि एक रेक्टेंगुलर प्लेट है, इसका ग्लास बॉटम है, इसके ऊपर पानी है, ऊपर ये एक वाइब्रेटर है, उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर है, ये वाइब्रेटर पानी की सतह के साथ टच है। जैसे ही मोटर ऑन होगी ये वाइब्रेट करेगा और पानी की सतह के ऊपर वाटर वेव्स पैदा होगी। उन वेव्स को हम इस इलेक्ट्रिक बल्ब की रोशनी में हम देख सकेंगे। उन वेव्स की क्रस्ट और ट्रफ को हम ब्राइट और डार्क लाइन से हम जो है इसे हम देख सकते हैं, अपीयर होगी या। अब हम इसकी जरा एक्सप्लेन करता हूं मैं इसकी मदद से, इस रिपल टैंक की मदद से रिफ्लेक्शन अच्छा। अब फॉर एग्जांपल जैसा कि बुक के ऊपर भी फिगर बनी हुई है, अगर हम देखें तो ये हमारा है, फर्स्ट करें वाइब्रेटर, ये है वाइब्रेटर, ये उसके ऊपर इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है, ठीक है, और ये प्रोड्यूस कर रहा है वेव्स, सेपरेट वेव्स पैदा कर, ठीक है। और रास्ते में हमने जो है ना यहाँ पर ये, इसे मैं ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमने रखा हुआ है ऑब्स्टिकल, इसे कह दें, बैरियर कह दें, स्लिट कह दें, यानी कि ये हमने एक बैरियर रख दिया। अब इसके दो पार्ट्स हैं। अब वाटर वेव्स जो हैं अब इससे जाकर टकराएंगे, टकराने के बाद पानी के दो हिस्से होंगे, एक शैलोर और एक डीप। एक ज्यादा गहराई वाला हिस्सा बन जाएगा पानी का और एक कम गहराई वाला हिस्सा बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि जब ये वाटर वेव्स ये जा रही हैं, जब ये टकराएंगी इस वाइब्रेटर के साथ, तो क्या होगा, ये थोड़ा सा वाइब्रेटर के साथ जैसे टकराएंगे तो हम देखेंगे जो वेव्स पैदा होंगी वो ऐसे होगी। अगर आप गौर से देखें तो टकराने से पहले ये जो स्ट्रेट वेव्स पैदा कर रहा है रिपल टैंक, वाइब्रेटर प्रोड्यूस कर रहा है वेव्स, हम देखेंगे कि ये जो आपका ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल या इसे हम बैरियर भी बोलते हैं, रुकावट, अगर हम रखते हैं, टकराने के बाद वेव्स की ये कंडीशन होगी, यानी कि पहले अगर वेव्स के जो एक वेव से अगली वेव का जो डिस्टेंस है या वेवलेंथ थी वो थी लैम्डा, अब देखें उसकी वेवलेंथ क्या होगी, कम होगी, डिक्रीज होगी, यानी कि वेवलेंथ डिक्रीज हो गई। सारी बात है, जब वेव्स सेपरेट वेव इससे टकराएंगी तो उनकी स्पीड भी क्या हो जाएगी, कम, यानी कि स्पीड डिक्रीज हो गई। इसी तरह वेवलेंथ वो भी डिक्रीज हो गई, लेकिन फ्रिक्वेंसी सेम रही। जो फ्रिक्वेंसी है ना, फ्रिक्वेंसी वो सेम रही। क्यों? क्योंकि वाइब्रेटर सेम फ्रिक्वेंसी के साथ वो जो है वेव्स पैदा कर रहा है। आगे ये बैरियर रखा, रुकावट रखी हमने, पानी के दो हिस्से हो गए, एक शैलो और एक डीप। तो जैसे ये वेव्स इससे टकराएंगी
तो इसकी वेवलेंथ में कमी वाक़या हो जाएगी, प्लस इसकी स्पीड कम हो जाएगी और फ्रीक्वेंसी जो है वो सेम रहेगी, क्योंकि वाइब्रेटर सेम फ्रीक्वेंसी से वेव्स को जनरेट कर रहा है। अब वेव्स गई, टकराई, टकरा कर रिफ्लेक्ट हुई, यानी वापस आए, तो यहाँ पर हमारी एक टर्म यूज हो रही है जिसे हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। अब रिफ्लेक्शन को अगर हम डिफाइन करें तो व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम, ये है फर्स्ट मीडियम, टकराने से पहले फर्स्ट मीडियम हो गया, टकराने के बाद ये क्या होगा हमारा सेकेंड मीडियम। तो when waves moving one medium fall on the surface of another medium, it bounce back into the same medium। यानी कि ये अगर ऑब्स्टिकल है, ये वेव्स गई सब्ट्रैक्टिंग और टकराने के बाद जो है ये ऐसे टकराएंगे और टकराने के बाद ये इस तरह जो है ऐसे करते हैं, ऐसे मैं रेस करता हूँ, बल्कि इस समय यहाँ पे समझा देता हूँ। ये ऑब्स्टिकल है, ऐसे हमने थोड़ा एंगल बनाकर इसे रखा, ये वेव्स गई, ये ऐसे टकराई, टकराने के बाद ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके वापस आ, यानी कि ये इंसिडेंट हो रही है, इंसिडेंट, और ये क्या हो रही है रिफ्लेक्टेड वेव्स। तो जिस एंगल से ये जाकर टकराएंगी हमने नोटिस करना है कि जिस एंगल से ये इंसिडेंट होंगी उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो रही है। तो फिर डेफिनेशन इसकी इस तरह बनी, व्हेन वेव्स मूव वन मीडियम fall on the surface of another medium, it bounces back with the same medium, एंगल ऑफ इंसिडेंट इसके इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो आपकी बुक के ऊपर भी जो है ये डेफिनेशन ऐसे ही मेंशन है, व्हेन वेव्स मूविंग इन वन मीडियम फॉल ऑन द सरफेस ऑफ अनदर मीडियम, दे बाउंस बैक इनटू द फर्स्ट मीडियम सच दैट एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। दिस फिनोमेना इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। अच्छा जी, अब हम जो डिस्कस करते हैं वो जो आगे सारा जो मैंने बताया आपको कि ये जो है वाइब्रेटर वेव्स जनरेट कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, हमने ये ऑब्स्टिकल रखना है, थोड़ा सा एंगल बनाते हुए टेढ़ा रखना है, फिर ये से टकराएंगी, दो पानी के हिस्से बन जाएंगे, शैलो और डीप। जब वेव इस ऑब्स्टिकल से, इस रुकावट से टकराएंगे तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी, इसकी वेवलेंथ कम हो जाएगी, बट फ्रिक्वेंसी नेवर बी चेंज, क्योंकि सेम फ्रिक्वेंसी से ये वाइब्रेटर पैदा कर रहा है। और वहां से हमने अपनी डेफिनेशन को देखा कि ये वेव्स कहीं इस ऑब्स्टिकल, ये आपका ऑब्स्टिकल है, ऑब्स्टिकल या बैरियर, इससे सीधा टकराए, टकराने के बाद ये रिफ्लेक्ट होगी, जिस एंगल से टकराएंगे उसी एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएंगी इन द सेम मीडियम, यानी कि फर्स्ट मीडियम। अच्छा, अब हम इसकी दूसरी टर्म को डिस्कस करते हैं, वो है रिफ्रैक्शन। ये था रिफ्लेक्शन, अब हम इसे डिस्कस कर लेते हैं रिफ्रैक्शन। अब हम कर रहे हैं रिफ्रैक्शन, वही रिपल्टेंट है। अब फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट वेव्स पैदा करेंगे हम, ऐसे ये रहते हैं, और ये हमने थोड़ा सा टेढ़ा रखना है इस ऑब्स्टिकल को, इस बैरियर, ये हमारा बैरियर हो गया। तो यहाँ ऑब्स्टिकल इसे कह रहे हैं, तो यहाँ पर वो स्ट्रेट वेव्स जनरेट हो रही हैं, ठीक है, ये वेव्स पैदा हो रही है, यहाँ पे पीछे रिपल्टेंट है इसके। अब अगर हम और से देखेंगे तो ये वेव्स जो हैं टकराने के बाद
अपना रास्ता थोड़ा सा चेंज कर रही है, टकराने के बाद अपना रास्ता चेंज कर रही है, अपनी डायरेक्शन को ये चेंज कर रही है। तो ये जो डायरेक्शन का चेंज होना है, डायरेक्शन चेंज होना उस वेव का, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स। अगर हम इसे इसके जो लास्ट पैराग्राफ है आपका पेज 13 के ऊपर, वहां हम देखें, कहता है फॉर द ऑब्जर्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ वाटर वेव्स वी रिपीट दिस एक्सपेरिमेंट such that the boundary between the deep and shallow water is at some angle to the wave front। कि ये जो हम बैरियर रखते हैं जिसकी वजह से एक पानी का डीप और शैलो पोर्शन हो जाता है, तो इस बैरियर को हम थोड़ा सा एंगल बनाकर रखेंगे, तो हम देखेंगे कि जो वेव्स इस बैरियर से टकराएगी, टकराने के बाद अपनी थोड़ी सी डायरेक्शन चेंज करेगी। वो जो डायरेक्शन का चेंज होना है ना, उसे हम बोलते हैं रिफ्रैक्शन। तो नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट इन एडिशन टू द चेंज इन वेवलेंथ द वेव्स चेंज देयर डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन एज वेल। इसमें वेवलेंथ तो चेंज होगी, स्पीड भी चेंज होगी, लेकिन साथ साथ इसकी डायरेक्शन भी क्या हो जाएगी? चेंज। ये जो डायरेक्शन चेंज होना है ना वेव्स का, उसे हम क्या बोलते हैं? रिफ्रैक्शन। यानी कि वेव्स आई, इस ऑब्स्टिकल से टकराएं, टकराने के बाद जो वेव्स जो हैं उनकी वेवलेंथ तो चेंज होगी, उसकी स्पीड चेंज होगी, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा, लेकिन जो इसमें मेन पॉइंट है कि इसकी डायरेक्शन क्या हो जाएगी? थोड़ी सी चेंज होगी। इस डायरेक्शन का चेंज होना कहलाता है रिफ्रैक्शन। तो रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन में ये हुआ, व्हेन वेव जो है move from one medium to another medium, their direction of travel change। अगर उसका डायरेक्शन ऑफ ट्रेवल चेंज होता है तो इसे हम कहते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ वेव्स, जो कि बुक के ऊपर डेफिनेशन है। When waves from one medium enter in the second medium at some angle, their direction of travel may change. This phenomenon is called refraction of waves। उसके बाद हम डिस्कस करते हैं, नेक्स्ट है जो रिपल टैंक से रिलेटेड है, वो है डिफ्रैक्शन। वो टर्म क्या है? डिफ्रैक्शन। डिफ्रैक्शन। अब हम क्या करते हैं? फर्स्ट करें, ये स्ट्रेट वेव से रिलेट हो गई, ठीक। रास्ते में हमने रख देनी है ऑब्स्टिकल। ठीक हो गया? ऐसे ये मैंने रख दी ऑब्स्टिकल, या इसे हम बोलते हैं ऑब्स्टिकल या स्लिट्स या बैरियर। ये हमने रास्ते में रख दिया। ये फर्स्ट करें रिपल्टेंग यहाँ से स्प्रेड जनरेट पैदा कर रहा है। अब जैसे ये वेव्स इस स्लिट से टकराएंगी, अच्छा इन ये जो बैरियर मैंने रखा है या ये जो स्लिट है, ये जो रखा है, इन दोनों के दरमियान फासला कितना होना चाहिए? एक वेवलेंथ। कितना डिस्टेंस होना चाहिए? 1 वेवलेंथ का डिस्टेंस होना चाहिए। तो हम देखेंगे कि जैसे ही ये स्प्रेड वेव्स इस एजिस, इस ऑब्स्टिकल से टकराने के बाद कॉर्नर की तरफ ऐसे बेंड होना शुरू हो जाएगा। यानी कि अगर गौर से देखें तो ये सेमी सर्कुलर पैटर्न बन जाएगी। ये वेव्स किस फॉर्म में आ जाएगी? सेमी सर्कुलर पैटर्न। ये इस फॉर्म में आ जाएंगी। यानी कि वेव्स का किनारों की तरफ हम देखेंगे कि ये किनारों की तरफ बेंड हो रहा है। तो ये किनारों की तरफ बेंड होना क्या कहलाता है? डिफ्रैक्शन। अच्छा, ये तो हम बिल्कुल परफेक्ट डिफ्रैक्शन देख रहे हैं क्योंकि हमने जो दो बैरियर लिए हैं, ये दो बैरियर के दरमियान जो डिस्टेंस हमने लिया है
वो लिया है इक्वल टू 1 वेवलेंथ। अगर हम डिस्टेंस बढ़ा देते हैं, फॉर एग्जाम्पल ये स्ट्रेट वेव्स पैदा हो रही है, ये स्ट्रेट वेव्स है, स्ट्रेट वेव्स, ये क्या है? स्ट्रेट वेव्स। अब हम ऑब्स्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो बढ़ा देते हैं, यानी ये जो दो बैरियर है इनके दरमियान हम डिस्टेंस को बढ़ा देते हैं। तो जैसे ही ये स्ट्रेट वेव्स इन बैरियर से टकराएंगे तो टकराने के बाद ये ऐसे जो है टर्न होगी किनारों की तरफ, यानी कि ज्यादा सेमी सर्कुलर नहीं होगी, ऐसे होगी। तो हमने एक चीज ये ऑब्जर्व कर ली कि अगर हम दो बैरियर के दरमियान या दो ऑब्स्टिकल के दरमियान अगर एक वेवलेंथ का डिस्टेंस रखेंगे तो हमें डिफ्रैक्शन ज्यादा नजर आएगी, वो सेमी सर्कुलर पैटर्न में होगी, वेव्स किनारों की तरफ ज्यादा बेंड होंगी। अगर हम ये जो दो बैरियर है, ये जो बैरियर है या ऑब्स्टिकल है, तो अगर इसके दरमियान फासला हम बढ़ा दें तो डिफ्रैक्शन होगी, लेकिन जरा मामूली सी होगी, थोड़ी सी बेंड होगी, बाकी स्ट्रेट वेव्स ऐसे निकल जाएगी। तो ये था स्टूडेंट आज का हमारा टॉपिक। सॉरी, इसकी जो डेफिनेशन है वो तो रहेगी, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ वेव्स अराउंड द शार्प एजेस, द बेंडिंग और स्प्रेडिंग ऑफ द वेव्स अराउंड द शार्प एजेस और कॉर्नर ऑफ ऑब्स्टिकल, इस ऑब्स्टिकल के कॉर्नर की तरफ जो वेव्स का बेंड होना है उसे हम क्या कहलाते हैं? डिफ्रैक्शन। तो स्टूडेंट आज हमने जो डिस्कस किया है वो है रिपल टैंक। रिपल टैंक क्या प्रोड्यूस करता है? वाटर वेव्स। फिर उसकी हमने कैरेक्टरिस्टिक को पढ़ा, उसके ऑपरेटर्स को पढ़ा। तो मेन इसका जो रेक्टेंगुलर ट्रे है उसके ऊपर वाइब्रेटर है, ऊपर मोटर लगी है, एक बल्ब है जिसकी मदद से हम उसकी रोशनी की मदद से हम उस वेव्स को स्ट्रेट वेव्स प्रोड्यूस करते हैं। उसमें हमने जो पहली टर्म पढ़ी, जो जिसे पहला हिस्सा जो पढ़ा वो था रिफ्लेक्शन, के स्ट्रेट वेव्स के रास्ते में हमने एक रुकावट रख दी, ऑब्स्टिकल रख दिया, एक बैरियर रख दिया या एक स्लिट रख दी थोड़ा सा एंगल बनाते हुए, तो वेव्स कहीं जैसे टकराएंगी उस ऑब्स्टिकल से तो उसकी स्पीड और वेवलेंथ कम हो जाएगी, और जिस एंगल से जाकर टकराएंगे उसी एंगल से ये वापस नहीं आएंगी। तो इस टर्म को हम बोलते हैं रिफ्लेक्शन। फिर हमने रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया कि जैसे ही जो दो एंड होते हैं, जब स्ट्रेट वेव्स हम जनरेट करते हैं, रास्ते में एक बैरियर रखते हैं, तो एक डीप और एक शैलोर हिस्सा बन जाता है पानी का। टकराने के बाद वेवलेंथ स्पीड में तो डिक्रीज होना है। अगर हम एंगल के साथ मजीद थोड़ा सा एंगल बनाकर उस बैरियर को रखेंगे तो हम देखेंगे कि उसकी डायरेक्शन भी चेंज होगी। जब डायरेक्शन चेंज होगी तो समझे वहां पर क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। फिर इसी तरह हमने उसी स्ट्रेट वेव्स जहां जनरेट हो रही थी उसके रास्ते के अंदर हमने दो ऑब्स्टिकल रखे और दोनों के दरमियान डिस्टेंस वो एक वेवलेंथ का रखा, और हमने देखा कि वहां पर जो वाटर वेव्स है वो उस ऑब्स्टिकल के किनारों की तरफ बेंड होना शुरू हो गई है। तो ये जो बेंड होना है इसे हम क्या कहते हैं? डिफ्रैक्शन। तीन टर्म हमने डिस्कस की, रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और डिफ्रैक्शन, और ये इंतहाई इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और बोर्ड में ये मल्टीपल टाइम्स एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ चुका है। ये आया ऐसे हुआ है, व्हाट इज रिपल टैंक? तो आपने फर्स्ट पेज जो है पेज 12 ये सारा लिखना है। एक्सप्लेन रिफ्लेक्शन, तो फिर आप सिर्फ रिफ्लेक्शन उसकी डायग्राम तक लिखेंगे। और वो पूछता है एक्सप्लेन रिफ्रैक्शन, तो ये पेज 13 का लास्ट पैराग्राफ ये रिफ्रैक्शन के लिए है और अगले पेज पर इसकी डेफिनेशन है। अगर वो हमसे पूछे एक्सप्लेन डिफ्रैक्शन तो पेज 14 के ऊपर जो पैराग्राफ है और डेफिनेशन है वहां तक आपने इसे लिखना है। थैंक यू सो मच।